औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविज़न है और हम इस वक्त यूनिट नंबर 2 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर्स। और प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं मोहम्मद सफ़ीउल्लाह खान आपको, और हमारा कोर्स कोड का नाम है 8616 और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। तो आइए शुरू करते हैं हम इस चैप्टर को। तो पहली चीज़ इसमें जो आ रही है वो है सेंट्रल बॉडीज़ ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये क्या होता है? देयर आर बेसिकली 7 सेंट्रल बॉडीज़ ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। इसके 60 बॉडीज़ होती हैं एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन की। ये एक सबको देखते हैं। नंबर 1 पे है एजुकेशनल प्लानिंग, नंबर 2 पे है एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 3 पे एजुकेशनल डायरेक्शन, नंबर 4 पे एजुकेशनल कोऑर्डिनेशन, नंबर 5 पे एजुकेशनल सुपरविजन, नंबर 6 पे एजुकेशनल कंट्रोल एंड नंबर 7 पे है एजुकेशनल एवेल्यूएशन। पहले हम देखते हैं नंबर 1 के हमारे पास आ रहा है एजुकेशनल प्लानिंग। अब इसमें क्या होता है? क्या होता है? इसमें शामिल होता है टीम वर्क करना। नंबर 2 पे क्या होता है? डिसीजन मेकिंग होती है। फिर क्या होती है? फोरकास्टिंग होती है, यानी कि आने वाले वक्त में जो होने वाला है उसके बारे में फोरकास्टिंग की जाती है। उसके बाद क्या है? सोशल एंड इकोनॉमिकल गोल्स। सोशली हमने अपने स्टूडेंट्स को किस तरह बना, और इकोनॉमिकल गोल्स यानी हमने अपना प्रॉफिट ऑफ बिजनेस जो ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशन का कैसे हासिल करना है, इसके बारे में गोल सेट किए जाते हैं। फिर एंटिसिपेशन होता है। फिर रेमेडीज़ होती है, मैयर की जाती है आने वाले टाइम में जो पहले नुकसानात हुए उन नुकसानात से निकलने के लिए जो रेमेडीज़ हैं उनकी मैयरमेंट्स की जाती हैं। फिर हमारे पास है चॉइस ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव। और बेस्ट ऑल्टरनेटिव के मतलब है कि जो हमारे पास जो ज़राए हैं उसमें जो बेस्ट ऑल्टरनेट किया जाए, जैसे कॉस्ट इफेक्टिव जो ऑल्टरनेटिव उसको जो है वो अपनाया जाता है। और आखिरी हमारा है प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग। जो प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग है उनको जो है फॉलो किया जाता है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पे, यानी कि अपने सेकंड पे। तो हमारा सेकंड क्या है? एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये क्या होता है? नंबर 1 पे क्या है? ऑल टीचर्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन शुड गेट द सेम फैसिलिटीज़, यानी कि जो टीचर्स हैं इनके लिए इनको फेवर नहीं होगी, इनको जो है इक्वली ट्रीट किया जाएगा और कोई डिस्क्रिमिनेशन जो है, नाइंसाफ़ी जो है वो कायम नहीं होगी। ये इसकी पहला जो इस ऑर्गेनाइजेशन का असूल है। फिर है नंबर 2 में टीचर्स शुड बी गेट इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एंड सिमिलर क्वालिफिकेशन, यानी कि जो टीचर है उनको जो है एक के ऊपर दूसरे को फोकट नहीं दी जाएगी, उनकी पेमेंट को सही रखा जाएगा, बराबर दिया जाएगा और उनके काम को भी सराहा जाएगा। और सिमिलर जो सेम क्वालिफिकेशन है उसके ऊपर किसी को जो है वो उसकी फेवर नहीं की जाएगी। इसमें यही है। आगे नंबर 3 में हम चलेंगे है प्रिवियंस फॉर रिटायरमेंट एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग बेनिफिट्स शुड बी सेम फॉर ऑल टीचर्स। अब जो प्रिवियंस हैं वो रिटायरमेंट जिन टीचर्स की होगी और जो बेनिफिट्स हैं वो सेम रखी जाएगी सब टीचर्स के बराबर, क्योंकि कोई इसमें जो है वो तफरका नहीं है होगा। सब टीचर्स जो है उनको बराबरी से जो है उनको ट्रीट किया जाएगा। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। ये है जी नंबर 4, रूल्स फॉर द अपॉइंटमेंट्स ऑफ टीचर्स शुड बी द सेम। जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशन, जो सब कुछ है वो जो अपॉइंटमेंट टीचर को करने को वो सेम होगी, यानी कि कोई इसमें ये नहीं कि आपका दोस्त यार है उसको रख लिया, या आपका कोई घर वाला है। नेपोटिज्म इसमें नहीं है। इसको हटाने के लिए जो है ये जो है इस रूल को जो है अपनाया जाता है और से बनाया जाता है। इसमें जो है एक बराबरी जो होती है वो जस्टिस जो होती है वो मिलती है। आगे हम चलते हैं नंबर 5 पॉइंट पे। ये है कंडीशंस ऑफ सर्विस शुड बी द सेम डिस्पाइट डिफरेंसेस इन मैनेजमेंट। अब जो कंडीशंस हैं वो जो सर्विस की वो सेम रखी जाएगी, उसके ना कोई डिफरेंसेस जो है ना मैनेजमेंट में वो जो है वो उनको दूर रख के जो है वो जो कंडीशन है वो जो सर्विसेज हैं वो दी जाएंगी और डिफरेंसेस को अलग से हल किया जाएगा। ये इसकी मेन चीज़ है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये है जी नंबर 3, ये एजुकेशनल डायरेक्शंस। एजुकेशन डायरेक्शन क्या होते हैं? इसमें यह है इट इज़ इसेंशियल दैट देयर मस्ट बी एन अथॉरिटी और एन ऑर्डर और a policy for providing direction to the
management of every educational program and for taking decisions in solving the problem। यानी कि बहुत ज़रूरी है अथॉरिटी को कि वो जो है रूल और ऑर्डर को जो अपनी पॉलिसी को जो है वो कायम और दायम रखे अपनी मैनेजमेंट में, ताकि जो एजुकेशनल जो प्रोग्राम है वो पूरी तरह से जो है वो उसमें डिसीजन मेकिंग हो और जो जितनी प्रॉब्लम है वो सॉल्विंग हो जाए। जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है जो टीचर वगैरह जो प्रॉब्लम है किसी स्कूल का वो हल की तरफ जाए ना कि मुश्किल की तरफ जाए। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। ये फॉर दिस डायरेक्शन इज़ नेसेसरी फॉर गिविंग लीडरशिप in order to implement the program and carrying out the entire management। यानी कि सिर्फ ऊपर वाले लोग नहीं जो है लीडरशिप है, ये टीचर को भी में भी मैनेजमेंट जो लीडरशिप है इसमें शेयर की जाएगी और सबॉर्डिनेट्स में की जाएगी, स्टूडेंट में सबको मिल के क्लर्क वगैरह सब मिल के लीडरशिप कायम करेंगे, फॉलोअर और जो है, ताकि जो है ये जो मैनेजमेंट है ये इंटायर जो मैनेजमेंट है ये कायम और दायम रखे और सही डायरेक्शन पे सही दुरुस्त राह पे जा सके। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। ये है demonetization of management seeking to encourage the pride and enjoyment and growth among the individuals working in the organization। इसमें भी जो है वो मैनेजमेंट की बात हो रही है कि इसे इनकरेज करने के लिए जो है वो ग्रोथ करने के लिए डिमोनेटाइजेशन का होती है, जिसमें हर जो इंडिविजुअल है उसको जो है वो आज़ादी और ग्रो होने की और उसे खुद जो इख्तियार देने की जो है वो एक आज़ादी दी जाती है। इससे भी जो है काम पे बहुत अच्छा असर पड़ता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन के। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। ये है ईच इंडिविजुअल मस्ट वर्क अकॉर्डिंग टू हिज नीड, इंटरेस्ट एंड कैपेबिलिटी। हर जो इंडिविजुअल है ये अपनी नीड के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से और कैपेबिलिटी के हिसाब से काम कर रहे हैं। यानी वही जो मैंने अगर टीचर के वैल्यू पे, एडमिनिस्ट्रेटर के प्रिंसिपल के वैल्यू पे, प्रिंसिपल के लेवल पे, सीनियर के लेवल पे, हर एक के लेवल पे जो है ये जो चीज़ है ये अपनी नीड कैसे बच्चों को पढ़ाना है, कैसे करना है, एडमिनिस्ट्रेटर के लेवल पे कैसे उन्होंने पॉलिसी बनानी, इंटरेस्ट के लेवल पे कि बच्चों को सही तालीम देनी है और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देनी है, और इंटरेस्ट ये भी कि जो बिज़नेस है मॉडल है ये हमारा सही चल रहा है बिजनेस एजुकेशन का या नहीं स्कूल के साथ, और कैपेबिलिटी कितनी है स्कूल की कि वो उठा सकती है बोझ अपने स्टूडेंट्स का। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये है एजुकेशनल कोऑर्डिनेशन। अब ये क्या है नंबर 4 पे। ये है फॉर मेकिंग स्मूथ मैनेजमेंट ऑफ एवरी एजुकेशनल प्रोग्राम फॉर रिजल्टिंग इन एडिक्वेट रियलाइजेशन ऑफ इट्स goals or objectives, there is need of ensuring coordination and cooperation among the multifarious resources। यानी कि वो कहते हैं कि जो मैनेजमेंट होती है इसके लिए, इस प्रोग्राम के लिए बहुत ज़रूरी है कि इसे एडिक्वेट किया जाए, रियलाइजेशन गोल्स को किया जाए कि गोल के आगे आने वाले मुस्तकबिल के लिए जो हमने टारगेट सेट किए उनके लिए ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाएँ और उनकी नीड्स को पूरे के लिए उसके लिए इंश्योर किया जाए कोऑर्डिनेशन हो, आम लोगों की वजह कम्युनिकेशन की बात हो और कोऑपरेशन हो कि बातचीत के साथ साथ जो है वो अमली जामा भी पहना सके जो उन्हें काम दिया जाए और गिवन रिसोर्सेज के अंदर, ये बहुत इसके लिए ज़रूरी है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। ये है थ्रू दिस कोऑर्डिनेशन ऑल फैसिलिटीज़ विल बी यूनिफाइड एंड ऑल सर्विसेज आर हार्मोनाइज्ड। यानी कि जो कोऑर्डिनेशन है इससे क्या होगा, जितनी भी और फैकल्टीज़ जो हैं, जितनी भी फैकल्टीज़ हैं ये एक साथ जो है यकता होंगी और जो है यूनिफाइड इनकी जो सर्विसेज है और जो हारमोनी है वो पूरी फैकल्टी के दरमियान जो वो कायम और दायम रहेगी ऊपर से नीचे तक पूरे स्ट्रक्चर में, ऑर्गेनोग्राम में जो होता है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। ये सो थ्रू दिस एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट different kind of resources, especially human resource, have to be tolerated or coordinated for utilizing the resources properly in an effective manner। इससे क्या होगा, एक एजुकेशन मैनेजमेंट जो होगा ये डिफरेंट काइंड ऑफ रिसोर्सेज को जो है अपने ह्यूमन रिसोर्स के ज़रिए जो है मैनेज कर पाएगा और जो है इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज कर पाएगा अपने, यानी जिससे कॉस्ट इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा पूरी की पूरी मैनेजमेंट को भी और पूरे के पूरे इदारे को भी। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। ये हमारे पास आ रहा है एजुकेशनल सुपरविजन। ये नंबर 5 पॉइंट जो एजुकेशनल सुपरविजन ये क्या कहते हैं, ये बताता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनल सुपरविजन। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं एजुकेशनल सुपरविजन के। नंबर 1 क्या है, इट इज़ क्रिएटिव एंड डायनामिक एक्सपर्ट टेक्निकल सर्विस। यानी कि ये एक डायनामिक और एक क्रिएटिव जो है टेक्निकल सर्विस है जो एजुकेशनल सुपरविजन है। उसके बाद नंबर 2 है, इट प्रोवाइड्स
leadership with extra knowledge and supervision सुपीरियर स्किल्स, यानी कि जो एजुकेशन सुपरविजन है ये एक लीडरशिप देती है, एक्स्ट्रा नॉलेज देती है और सुपीरियर स्किल्स देती है। अगला पॉइंट है हमारे, इट प्रोवाइड्स कोऑर्डिनेशन एजुकेशन एफर्ट्स इन आ फ्रेंडली एटमॉस्फेयर। ये एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर के लिए कायम करने के लिए कोऑर्डिनेशन एजुकेशन जो है वो एफर्ट्स इससे आते हैं और इससे फ्रेंडली एटमॉस्फेयर जो है वो कायम होता है बिटवीन पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, चूँकि कोऑपरेटिव काम हो रहा है एजुकेशन में। एफर्ट्स देखा जाए, आगे हम 4 पॉइंट पे चलते हैं। ये इट stimulates the continuous growth of teachers and development of pupils, यानी कि जो मेन चीज़ है इससे क्या होता है, एजुकेशन सुपरविजन से जो टीचर्स हैं इनको भी ग्रोथ मिलती है, इनको भी डेवलप ट्रेनिंग, टीचर ट्रेनिंग जैसे दिया, और डेवलप पीपल्स में यानी कि अपने स्टूडेंट्स उन्हें डेवलप किया जाता है, उनको एक अच्छा होनहार स्टूडेंट बनाया जाए कि उस सोसाइटी में कुछ अच्छा नाम और अच्छी इज्जत जो है वो हासिल कर सकें। आगे हम चलिए नेक्स्ट पॉइंट, ये इट नंबर 5 हमारा है, इट गिव्स कोऑर्डिनेशन डायरेक्शन एंड गाइडेंस टू टीचर्स एक्टिविटीज़, यानी कि जो ये एक कोऑर्डिनेशन कायम करता है, एक डायरेक्शन इससे होती है एजुकेशन सुपरविजन से, और ये गाइडेंस देते हैं टीचर्स को कि वो एक्टिविटीज़ को जो है वो जो है पूरे का पूरा जो है कोऑर्डिनेशन के जरिए, अपनी डायरेक्शन और गाइडेंस के जरिए जो है वो अपने स्टूडेंट्स में जो है उनको चला सके, उनको ऑपरेशनलाइज कर सके, ये इसकी मेन मकसद। आगे नंबर 6 पे हम चलेंगे, इट हेल्प इन अचीवमेंट ऑफ अप्रोप्रिएट एजुकेशनल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या है कि जो एजुकेशन सुपरविजन है ये क्या है, अचीवमेंट देता है अप्रोप्रिएट जो एजुकेशन के एम्स को और ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए जो है ये उसके अचीवमेंट्स के लिए जो है ना ये मदद देता है एजुकेशनल जो सुपरविजन होती है। आगे हम चलते हैं नंबर 7, इट प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शन एंड द टीचिंग लर्निंग सिचुएशन। ये एजुकेशन सुपरविजन है ये इम्प्रूवमेंट प्रोवाइड करती है, इंस्ट्रक्शन देती है किसको, टीचर्स को, लर्निंग के जो टीचर जो है वो भी लर्न कर रहे थे सिचुएशन के अंदर कि जब कोई ऐसा सवाल कोई बच्चा पूछ ले जो उन्हें ना पता हो या जिससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना हो, तो ये उनकी लर्निंग हो रही है। या कोई नया सिस्टम चेंज हो गया, जैसे अभी कोरोना में जो है हम ऑनलाइन सिस्टम में हम आगे, फिजिकल से हम जो है ये ऑनलाइन में आ गए, तो इसकी वजह से जो सिस्टम इसको चेंज कर लेके ये जो इम्प्रूवमेंट है ये जो है इसमें ये चीज़ आती है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ये जी है नंबर 6, एजुकेशन कंट्रोल। अब ये क्या होता है, एजुकेशन कंट्रोल क्या होता है, ये जी कंट्रोलिंग इज एग्जीक्यूटेड थ्रू प्रॉपर टेक्निक दैट इज़ द एवेल्यूएशन। अच्छा जी, अब ये क्या है, कंट्रोलिंग हो रही है। अब इसमें क्या है कि प्रॉपर जो है टेक्निक जो है अपनाई जा रही है एवेल्यूएट करने के लिए। अगली चीज़ क्या है, कंट्रोलिंग इज़ नॉट सिमिलर टू एवेल्यूएट बट इट मीन्स टू फुलफिल द पर्पस ऑफ एवेल्यूएशन। एवेल्यूएशन जो होती है वो इसलिए की जाती है ताकि जांचा जाए कि एक जो बंदा जा रहा है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, सही जा रहा है कि गलत जा रहा है। जो भी टीचर्स और पूरी की पूरी मैनेजमेंट होती है वो इसके बारे में जो है पूरी की पूरी जो है जानकारी हासिल करने के लिए एक टीचर इवेल्यूएशन फॉर्म होता है, एक स्टूडेंट इवेल्यूएशन फॉर्म होता है, ये किया जाता है जिसमें कुछ क्वेश्चन होते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए जो है कंट्रोल करने के लिए जो है ये फिल कराए, जिससे जो है इस पर जो है असरअंदाज जो है वो बेहतर पड़ता है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, ये इन ऑर्डर टू फुलफिल द पर्पस ऑफ evaluation the techniques of control are the policies that budget adjusted timetable curriculum personal records etc। अच्छा, अब जो ये जो एजुकेशनल कंट्रोल जो होता है इस पूरे के पूरे सिस्टम को एजुकेशन के कंट्रोल करने के लिए एक बजट तैयार किया जाता है, उसकी ऑडिटिंग की जाती है पूरे सामान की जितना भी स्कूल के अंदर लगाया गया एक एक चीज़ का, कि वो लैपटॉप है क्या है, वो ये टेबल्स हैं क्या है, वो ब्लैक बोर्ड है, वाइट बोर्ड है, प्रोजेक्टर है, हर चीज़ जो भी है वो मयार की है या नहीं है, उसमें कोई पैसे कमी पे या टूटी है पानी की या जो कुछ भी है, एक एक चीज़ को जो है वो जो इसकी ऑडिटिंग की जाती है, इंटरनल भी की जाती है एक्सटर्नल भी। उसके बाद टाइम टेबल को देखा जाता है कि बच्चे आ सकते हैं, सर्दियों का दिन है, गर्मियों का दिन है, कौन सा टाइम है उसको जो है देखा जाए, रमज़ान का टाइम है या कौन सा टाइम उसको ना इसमें देखा जाता है, उसके हिसाब से टाइम टेबल को भी एडजस्ट किया जाता है। और टीचर जो है अवेलेबल जो टीचर हैं जो आपके रिसोर्सेज हैं उनको जो है उसके हिसाब से टाइम दिया जाता है। करिकुलम जो है वो आपका जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में जैसे हम रहते हैं वो जो करिकुलम दिया हुआ है वो, या जिस भी मुल्क में जो रहते हैं उनको करिकुलम को जो है फ़ोन सही तरह से जो है पूरे टाइम में जो है वो कवर होना चाहिए, और कोई जो है उसकी पूरी की पूरी प्लानिंग की जाती है, स्केड्यूल किस तरह से बनाना है वो पूरा इसमें। फिर है पर्सनल रिकॉर्ड देखा जाता है, टीचर का सुनिए कि वो चोर तो नहीं था, उनसे कोई थेफ्ट तो नहीं है या उनकी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, वो इसमें चेक किया जाता है। तो ये पूरा का पूरा एवेल्यूएशन होता है।
आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, ये एजुकेशनल कंट्रोल इन्वॉल्विंग द ह्यूमन एलिमेंट इन रिलेशन टू द मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम। अब इसमें ये क्या, ह्यूमन एलिमेंट्स से मतलब ये एलिमेंट्स यहाँ लिखा है, एलिमेंट्स से मतलब ये है कि जो रिलेशन, यानी कि किसी की दोस्ती के ऐसे कोई क्लर्क है, कोई इसका फ़ायदा तो नहीं उठा रहा, कोई स्टूडेंट टीचर आपस में कज़न वगैरह दोस्त वगैरह तो नहीं है, या फिर उनकी कोई रिश्तेदारी तो नहीं है, तो या फिर कोई किसी के ऊपर जो है फोर्स करके कोई काम करवाना चाह रहे, तो जिसके से उसे इलीगली यूज़ किया जा रहा है, तो वो चीज़ है ना, इस पर जो है इसको मैनेज की जाती है। अगला है, बोथ मैन एंड वुमेन इन्वॉल्व इन एजुकेशनल प्रोग्राम शुड हैव टू डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज़ एंड इफेक्टिवली बाय बीइंग कंट्रोलिंग। अब जो टीचर्स हैं, जैसे मर्द और औरतें, ये मिलके इन्वॉल्व होते हैं काम। कभी कभी औरतें जो होती हैं वो सुस्त हो जाती है, काम नहीं करती, रिलैक्स। कभी मर्द होते हैं वो रिलैक्स कर जाते हैं, कम पढ़ा के, ज़्यादा कम लेक्चर हमने देखे टीचर्स जो है चले जाते हैं, यानी कि वो काम से अपनी लगन नहीं करते, बस उन्हें लगता है कि एक ड्यूटी है और ड्यूटी करके वो निकल जाते हैं, और उस पर ज़्यादा जो है वो इतना फोकस स्टूडेंट्स पे नहीं करते। तो हमें ये जो एवेल्यूएशन होती है, इसमें हमें देखनी होती है कि ये इफेक्टिवली एफिशिएंटली काम करे, इसीलिए स्टूडेंट एवेल्यूएशन फॉर्म होता है और टीचर एवेल्यूएशन फॉर्म होता है कि स्टूडेंट से पूछा जाता है कि फलाना टीचर जो है इसके बारे में, मर्द के बारे में और औरत के बारे में आप क्या समझते हैं, और आज़ादी दी जाती है इसीलिए कि ताकि जो वो टीचर है उसको ठीक किया जा सके, ट्रेन किया जा सके, या फिर उसे निकाल दिया जाए, या फिर उसको रिप्लेस कर दिया जाए किसी और से। तो इसलिए ये चीज़ें जो होती है ना, ये की जाती हैं कंट्रोलिंग करने के लिए। आगे हम चलते अपने 7 पॉइंट की तरफ, ये है एजुकेशनल एवेल्यूएशन। अब वही इसमें हम जो मैं आपको बता रहा था, एजुकेशनल एवेल्यूएशन जो फॉर्म होता है ये उसी से रिलेटेड है। आगे इसमें पढ़ते हम क्या है, बीइंग द लास्ट बट नॉट द लीस्ट एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल एवेल्यूएशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट as it determines the degree of realization of educational objectives or goals as well as the effectiveness of it. For this there must be evaluation, short term or long term or periodical or continuous and formal and informal। यानी कि जैसे मैं आपको बता रहा था कि स्टूडेंट इवेल्यूएशन फॉर्म सिर्फ ये नहीं एक बार ले लिया और ख़त्म, या आप शॉर्ट टर्म यानी 3 महीने बाद, लॉन्ग टर्म यानी 6 महीने बाद, पीरियडिकल यानी कि हर सेमेस्टर के बाद, या कंटिन्यूस जो है ये यानी कि हर वीक के बाद जो है ये हो रहे हैं। एंड फॉर्मल यानी कि जो एक स्टूडेंट्स दे रहे, और इनफॉर्मल ये कि उनसे वैसे जो वर्बली जो है पूछ रहे, ऐसे चलते फिरते प्रिंसिपल आ गया, उसने बोले भाई टीचर कैसा पढ़ा रहे हैं, ये वो रहा, तो बच्चा स्टूडेंट जो है वो उनको अच्छे मूड में लेके उनसे अगर पूछा जाए, उनको चाय पिला के, उन्हें कुछ खिलाते पिलाते, उन्हें बिठा के कहीं बिठाया जाए, तो जो स्टूडेंट होता है वो फट जाता है और अपना सच जो है उगल नहीं देता अगर वो टीचर से डरता हो और सच बात ना बताता हो। तो ये भी इसमें इवैल्यूएशन की बड़ी अच्छी है, इनफॉर्मल बड़ी काम की चीज़ है ये, और अक्सर ये जो है बड़ी ये पूरी स्कूल को तब्दील करने में बड़ा काम आती है जो इनफॉर्मल है। आगे हम चलते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट में, ये दिस इज नेसेसरी फॉर ब्रिंगिंग अबाउट इम्प्रूवमेंट एज desired in the management of educational institution in it light of past experiences that may be failure or success or both। अब क्या होता है इसमें, क्या होता है ब्रॉड इम्प्रूवमेंट जो होता है, ये मैनेजमेंट जो एजुकेशन मैनेजमेंट और इंस्टीट्यूशन जो होते हैं इसमें ये आपके पास के एक्सपीरियंस को भी देखते हैं और आपके फेलियर्स को भी देख के जो होता है, और उनको बुलाया जाता है कि ये इम्प्रूव, जैसे कोई स्टूडेंट है वो कमज़ोर है, उससे कोई गलतियाँ हुई हैं, वो वीक था, तो उसको जो है इवैल्यूएट किया जाता है, उसकी इंप्रूवमेंट करने के लिए मैनेजर जो पूरी एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन है वो मैनेज करते हैं कि इसको हम उनको उठाना किस तरह। तो ये पूरी के पूरा एक इंस्टीट्यूशन स्कूल का काम होता है, तो उसको एवेल्यूएट एवेल्यूएट करेंगे, उसकी कमी पता चलेगी, हम उसे बेहतर कर सकेंगे। तो ये जो होता है ये एक इंस्टीट्यूट का काम है। लेकिन अफसोस की बात है पाकिस्तान में जो है ये बहुत ही वीक है, बल्कि स्टूडेंट को गिराया जाता है, अपनाया नहीं जाता, तो इसको हमें इस पर वर्क करना, आगे बढ़ना है। खैर ये बातें बताने की आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। आगे हम चलते, इट इज़ ऑल्सो desirable that both internal and external agencies need to involve in evaluating the achievement and performance of the individual concerned with management। अब इसमें क्या होता है, अब के जो इंटरनल और एक्सटर्नल जो एजेंसीज हैं वो भी इन्वॉल्व की जाती है एवेल्यूएशन के ऊपर, कि एवेल्यूएट किया जाए उनकी अचीवमेंट्स को और उनकी परफॉर्मेंस को, इंडिविजुअल स्टूडेंट्स की भी, मैनेजमेंट की भी और टीचर की खास तौर पे, कि वो किस तरह से यूनाइट करेंगे, उन्हें कोई ग्रुप में कोई काम दिया जा रहा है, कोई वैसे करने का जाए, क्या वो पूरा मैनेज करें कि नहीं करें, पूरे का पूरा जो है सिस्टम है इससे चेक होता है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, ये वेरियस सिस्टम्स एंड सब सिस्टम्स शुड बी असेस्ड एंड रिव्यू फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो जितना भी जो सिस्टम्स आप जो चल रहे हैं एक स्कूल के अंदर, वो पुराने हैं, वो कमज़ोर हैं, वो अगर ये
पे अगर वो हैंड पे थे, यानी कि वो अगर रिटन फॉर्म में थे, तो वो डिजिटलाइज होने चाहिए। सिस्टम को जो है हमें जो है नहीं रिव्यू करना चाहिए और उसे जो है डिजिटलाइज की तरफ जो है वो जाना चाहिए। और ये टाइम टू टाइम जो है ये वेरी करते हैं, क्योंकि हर वक्त के नौयत के लिहाज से जो है वो तब्दीली आती रहती है, और इस तब्दीली को जो है वो हमें जल्द से जल्द जो है वो कबूल करना चाहिए। अगर नहीं कबूल करेंगे तो हमारा स्कूल या वो जो इंस्टीट्यूशन है वो अगर इवेल्युएट नहीं करेगा तो पीछे रह जाएगा। ये इसका मसला हो जाता है। आगे हम चलते नेक्स्ट पॉइंट में, ये है फॉर दिस इवेल्युएशन ऑफ स्टूडेंट्स अचीवमेंट एंड टीचर्स परफॉर्मेंस शुड बी डन इन अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूस वे। अच्छा, ये जितने भी ये जो एवेल्यूएशन है एजुकेशनल, इसमें जो स्टूडेंट्स हैं इनकी अचीवमेंट्स को और टीचर की जो परफॉर्मेंस है किस तरह पढ़ा रहे हैं उसको जो है कंटिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जो है वो जो है देखना चाहिए कि वो कंटिन्यूस हो, यानी वही स्टूडेंट एवेल्यूएशन फॉर्म और टीचर एवेल्यूएशन फॉर्म और टीचर यानी इनफॉर्मल तरीके से, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, उसको करना चाहिए। इससे जो है जो एजुकेशनल एवेल्यूएशन ये बेहतरीन हो सकते किसी भी इंस्टीट्यूशन का। आगे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ये है प्रोफेशनल एंड रीजनल स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये होता क्या है? नंबर 1 क्या है? इट इज मैंडेटेड in the Constitution of Pakistan to provide free and compulsory education to all children between the age of 5 to 16 years and enhance adult literacy। यानी कि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि 5 साल से 16 साल के जो बच्चे हैं इन्हें एजुकेशन दी जाए, चिल्ड्रन को कंपलसरी एजुकेशन, मुफ्त तालीम दी जाए, ताकि जो है हम अपना लिटरेसी रेट जो पाकिस्तान का, हम बहुत लोगों से थर्ड वर्ल्ड कंट्री है बहुत पीछे, हम आगे निकले और अपने जो मुल्क को है ऐसे पढ़ा लिखा पाकिस्तान बने। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, ये है विद द 18th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द कंक्रीट लिस्ट ऑफ विच comprises of 47 subjects was abolished, and these subjects include education were transferred to federating units as a move towards provincial autonomy। यानी कि 18वीं तनवीम जिसे हम कहते हैं, ये हमारी जब से ये ख़त्म की गई है इनमें 47 सब्जेक्ट्स को जो है निकाल दिया गया, यानी अबॉलिश कर दिया गया और इंक्लूड किया गया एजुकेशन को, कि ये हर जो प्रोविंस है, हर यूनिट यानी कि हर जो यूनिट है यानी कि हर प्रोविंस है वो अपनी मर्जी की तालीम जो है और ऑटोनमस यानी उसे ताकत है प्रोविंशियल ऑटोनमस का मतलब कि हर एजुकेशन जितना भी पाकिस्तान, जैसे सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सबको आज़ादी दी है कि वो अपनी एजुकेशन के खुद फैसले ले सकते, उन्हें फेडरल की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ी जो है ये 18 अमेंडमेंट की जीत है, तो इसको जो है एक एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा अच्छा रेगुलेट कर सकता है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ये है पाकिस्तान हैज़ एक्सप्रेस्ड its commitment to promote education and literacy in the country by educating policies at domestic level and getting involved into an international कमिटमेंट ऑन एजुकेशन। यानी कि पाकिस्तान जो है ये इसने कमिट किया है कि ये प्रमोट करेगा एजुकेशन को और लिटरेसी रेट अपनी बढ़ाएगा और अपनी पॉलिसीज़ को बेटर करेगा डोमेस्टिक लेवल पे यानी कि प्रोविंसेस के लेवल पे, और इन्वॉल्व करेगा इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ को, यानी कि बाहर के लोगों को इन्वॉल्व, जैसे यूएन के जितने भी जो ग्रुप्स हैं, यूएन के जितने भी जो चार्टर के मुताबिक जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी इन्वॉल्वमेंट उनके साथ है, उनको जो एजुकेशन के लिए जो है वो यूज़ किया जाएगा, ताकि वो हम बाहर के जितने भी लोग हैं उनकी अच्छी चीज़ें, यूके यूएसए की जो अच्छी वेस्टर्नाइज जो एजुकेशन की तालीम है वो हम पाकिस्तान में भी अपना सकें और उनसे अपने टीचर को ट्रेन करके ला सकें, ताकि वो जो है अच्छे मयार ताकि हमारे टीचर जो हों वो हमारे स्टूडेंट को मयारी तालीम दे सकें। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ये है बिसाइड्स इट फर्दर डिवाइड्स its educational structure into a provinces and regional based too. In this regards, national education policies are the vision which suggests strategy to increase literacy rate, capability building and enhance facilities in schools and educational institutions. MDGs and education for all EFA programs are globally कम्युनिटीज़ ऑफ पाकिस्तान फॉर प्रमोशन ऑफ लिटरेसी। यानी कि हम जो पाकिस्तान में है एजुकेशन के लिए जो एक ब्रॉडर विजन के लिए जो पॉलिसीज़ जो बनाई गई हैं उसमें एक MDGs आया और एक EFG आया प्रोग्राम्स हैं, जिससे जो है जो हमने कमिट किए ग्लोबली में कि हम अपनी जो पाकिस्तान में लिटरेसी रेट का जो है प्रमोशन करेंगे, अपने बच्चों को जो हम तालीम देंगे। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ये है जी
The provincial institution for education administration can be represented with the help of the following डायग्राम. ऐसे आपको नीचे एक डायग्राम नजर आ रही है, इसमें हम बता रहे हैं प्रोविंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर टीचर एजुकेशन, यानी प्रोविंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर टीचर एजुकेशन, ये PITE कहलाता है, मुखफ़फ़ इसका. ये इसमें क्या है, ये आप देख रहे हैं एक ट्राई एंगल की तरह. पहले क्या आ रहा है, डायरेक्टर आ रहा है जो कि BPS 20 यानी कि 20वें ग्रेड का है वो. उससे नीचे डिप्टी लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं कि वहाँ पे आ रहा है डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेटर जो कि 19वें ग्रेड का है. फिर उसी से नीचे आप देख रहे हैं उसमें अंदर आ जाए 17वें ग्रेड का A में असिस्टेंट डायरेक्टर आ रहा है 17 ग्रेड का जो है, और एक है B&D ऑफिसर जो कि 17 ग्रेड का. इसी के साथ आप देख रहे हैं A में देख रहे हैं सुपरवाइज़र सुपरवेंडर्ड या और फिर इसके साथ जो है ये एक होगा जो 17वें ग्रेड के, और ये अदर स्टाफ जो स्टाफ में मेरे 46 इसमें होंगे. आगे हम चलते हैं राइट साइड को देखते हैं, इसमें क्या है, ये है डायग्राम में ये आ रहा है डिप्टी डायरेक्टर एकेडमिक्स, ये 19 ग्रेड का होगा. उसके नीचे जो है वो होगा राइट साइड पे वो होगा सीनियर इंस्ट्रक्टर जो कि 11 होंगे, वो 18वें ग्रेड के होंगे. इसके B में होगा सब सुपरलिस्ट होंगे, वो 4 होंगे, और एक 17 ग्रेड का अफसर होगा. फिर एक होगा इंस्ट्रक्टर होगा, वो 6 होंगे, और नंबर 16वें ग्रेड का जो होगा IMS जो होगा यानी कि कंप्यूटर चलाने वाला जो एक डिजिटल होता है, वो भी आज के दौर में बड़ा ज़रूरी है, वो 11वें ग्रेड के होगा. उस तरफ जो है राइट साइड पे आप देखें तो आ रहे हैं लिबरेंट लाइब्रेरियंस, यानी लाइब्रेरियन जो एक होगा वो 18वें ग्रेड का होगा, और दूसरा होगा प्रोग्रामर यानी कि कंप्यूटर की चलाने वाला, वो होगा एक जो कि पूरे लाइब्रेरी का जो है डिजिटल लाइब्रेरी को चलाएगा, और वो 17 ग्रेड का होगा. आगे हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट पिक्चर की तरफ. ये है PITE कोलैबोरेशन विद. अब ये क्या है जो हमने पीछे पढ़ा था PITE KP, इसको जो है ये हम देख रहे हैं डायरेक्टरेट ऑफ E&SE KP पिशावर का है ये, यानी कि पिशावर जो हमारा खैर पख्तूनख्वा है उसके अंदर ये चल रहा है. उसके अंदर आप अगर लेफ़्ट साइड पर देखें तो यूनिवर्सिटीज़ IERS है, फिर है DOS E&SE डिपार्टमेंट, फिर RITES हैं, फिर डायरेक्टरेट्स हैं, फिर एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स यहाँ पे होते हैं, और AEPAM इस्लामाबाद होता है. और अगर आप अपने राइट साइड पर देखें तो AKUIE कराची आता है, फिर अदर पिट्स इन द कंट्री आता है, फिर टेक्स्ट बुक आती है, ब्रॉडर्स की आती है, फिर BISES आता है, फिर प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, फिर NGOs का काम आता है. और नीचे आप देख रहे हैं तो आ रहा है डोनर एजेंसी UNESCO USN यानी कि जो यूनाइटेड नेशन जो है इसमें जो है वो, और जो अदर एजेंसी जो हैं वो जो है पाकिस्तान की एड भी दे, जैसे USAID आप देख ही रहे हैं. आगे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे. ये है जी इवेल्युएशन क्राइटेरिया फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एज वेल एज ट्रेनर्स. इसमें क्या आता है, पहला रेगुलेटरी एंड परस्यूइंग 100% अटेंडेंस इन ऑल द सेशंस, यानी कि 100% जो अटेंडेंस होनी चाहिए तमाम स्टूडेंट्स की. फिर है जी प्री एंड पोस्ट टेस्ट अचीवमेंट होनी चाहिए. फिर है ऑब्जर्वेशन ऑफ कंडक्ट एंड डिसिप्लिन इसमें कायम होना चाहिए. फिर है एट्रीब्यूट एंड बिहेवियर विद पेयर्स क्लास इन चार्ज PRP एंड अदर, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके दरमियान जो अच्छा एटीट्यूड और बिहेवियर हो, कोई किसी को तंग ना करे, ये इसमें देखा जाएगा. उसके बाद है सेल्फ एंड पर एवेल्युएशन, यानी कि उस बंदे का और पेयर्स का, यानी कि जो आम स्टूडेंट्स हैं इनके दरमियान क्या है पेयर्स का जो एवेल्युएशन है ये इसमें जांची जाएगी. आगे परफॉर्मेंस इन सिंडिकेट वर्क, जो उनका काम है उनको क्या दिया जाए. फिर फ्रेंडशिप एंड स्पोर्ट, की फ्रेंडशिप होती है, स्पोर्ट होती है, या उन्हें कंट्रोवर्शियल काम को किया जाए या लड़ाई कन्फ्लिक्ट किए जाते हैं. फिर असाइनमेंट जो ग्रुप को दी जाती है वो पूरी की जाती है कि नहीं की जाती है, उनमें डंडी मारी जाती है. आगे हम चलते हैं प्रोफेशनलिज्म जो है अपनी जो है टीचर जो अपनी प्रोफेशनल दिखाते हैं, अपना काम प्रोफेशनली पढ़ाते हैं या फिर वो मीडियोकर तरीके से पढ़ाते हैं. आगे हम चलते हैं फाइनल ग्रेड ऑब्टेन इन द ट्रेनिंग आर रिकॉर्डेड ऑन द सर्टिफिकेट ऑफ ईच
पार्टिसिपेंट, और जो ग्रेड है अवार्ड किया जाता है हर बंदे को पार्टिसिपेट जिन्होंने सर्टिफिकेट में हासिल किया उसको रिकॉर्ड जो है वो ट्रेनिंग का दिया जाएगा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में। आगे इसके जो हम देख रहे हैं वो है देन कम इन सर्विस। सर्विसेज में क्या एग्जांपल इसकी कि HR यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है इसका मैनुअल होता है फॉर प्रिंसिपल, हेडमास्टर और GHS एंड GHS यानी मेल और फीमेल के लिए। फिर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल, हेडमास्टर ऑफ GHS एंड ये भी मेल एंड फीमेल के लिए। फिर है मैनुअल ऑन स्कूल मैनेजमेंट फॉर मिडिल क्लास हेड टीचर। फिर है मैनुअल ऑन स्कूल मैनेजमेंट फॉर प्राइमरी स्कूल हेड टीचर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूजर स्पेशलिस्ट MOUS इसका मुखाफफ है। फिर पर्सनल मैनेजमेंट HRD एंड HRM। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एकेडमिक मैनेजमेंट, फिर रीस्ट्रक्चर मेथड टीचिंग एंड स्टडी कंडीशंस, सिविल सर्विस एक्ट 1973 एंड रोल मेड डीज अंडर इसमें रोल बनाए गए। फिर है मैनुअल और डिजास्टर प्रिपेरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट को जो इसमें रखा जाता है। आगे हमारे पास जो आता है वो है जी प्रोफेशनल एंड रेगुलेशन स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें फिर से हमारे पास जो चीज़ आ रही है वो है मैनुअल ऑफ साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग फॉर टीचर। साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग टीचर्स की जाती है। फिर है मैनुअल ऑन मिनी रिस्क एजुकेशन फॉर टीचर्स। मिनी रिस्क जो है इनका देखा जाता है। फिर है मैनुअल ऑन द पीस एजुकेशन फॉर टीचर्स। फिर है कम्युनिटी पार्टनरशिप एंड पेरेंटल टीचर्स कंट्रोल PTC को देखा जाए। फिर है मैनुअल ऑन द स्कूल सैनिटेशन एंड हाइजीन एजुकेशन। फिर है मैनुअल फॉर टीचर्स ऑन चाइल्ड फ्रेंडली स्कूल कंसेप्ट। फिर है मैनुअल फॉर टीचर्स ऑफ रिहेबिलिटेंस एंड सेंटर्स यानी कि जो बच्चे जो हैं वो उन्हें रिहेबिलिट यानी कि उन्हें ट्रीट देते हैं कि वो जो है अगर वो मुश्किल में थे, फंस गए थे या उनके घर में कोई परेशानी थी या वो कोई गलत काम में चोर बन गए थे, उनको ठीक करने के लिए रिहेबिलिटेट किया जाता है, उनकी ट्रेनिंग दी जाती है जो कि टीचर्स को उसके बारे में बताया जाता है। इसके लिए टीचर को ट्रेनिंग कि अपने जो स्टूडेंट हो जो डरे धमकाए हुए स्टूडेंट आपको स्कूल क्लास में लगे उनको कैसे रिहेबिलिटेट करना है, उनको रिहेबिलिटेट सेंटर्स तक कैसे पहुँचाना है। आगे हम चलते हैं मैनुअल फॉर मिडिल स्कूल हेड टीचर ऑन सुपरविजन। जो मिडिल हेड स्कूल है उनको भी जो हेड है उनको भी सुपरविजन किस तरह करनी है उसके बारे में जो है ट्रेनिंग दी जाती है। आगे हम देख रहे हैं और ये क्या है टारगेट पॉपुलेशन फॉर टीचर्स आर। अब क्या टारगेट दिया जाता है कि प्राइमरी स्कूल टीचर्स को दिया जाता है, एक मिडिल स्कूल को टीचर्स का नहीं है, सेकेंडरी स्कूल को टीचर्स के लिए या फिर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को दिया जाता है, फिर कम्युनिटी स्कूल टीचर्स को दिया जाता है, फिर फेडरल स्कूल टीचर्स को दिया जाता है, फिर एक्सेलरेशन लर्निंग प्रोग्राम टीचर्स को दिया जाता है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में ये है फिर टारगेट पॉपुलेशन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन आर हेड ऑफ द प्राइमरी स्कूल्स को दिया जाता है, फिर किसको दिया जाता है, फिर हेड टीचर्स ऑफ मिडिल स्कूल को दिया जाता है, फिर किसे दिया जाता है, हेड मास्टर और हेड मिनिस्टर ऑफ हाई स्कूल को दिया जाता है, फिर किसको दिया प्रिंसिपल ऑफ हायर स्कूल सेकेंडरी स्कूल को दिया जाता है, फिर किसे दिया जाता है एजुकेशन मैनेजमेंट ECO एंड डिवाइन ECO एंड ASDEO और ATO और हेड प्रिंसिपल ऑफ RITES को दिया जाता है। तो ये सारी जो है टारगेट पॉपुलेशन को किया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक ताकि इनको ट्रेनिंग दी जा सके। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में ये जी ट्रेनिंग मेथडोलॉजी। इसमें क्या होता है जी क्लासरूम का को लेक्चर कैसे देना है और प्रेजेंटेशन कैसे इसमें टीचर्स को जो है बताया जाता है, उसको ट्रेन किया जाता है। और फिर ग्रुप वर्क होता है कि ग्रुप वर्क में कैसे जो स्टूडेंट्स और टीचर्स को साथ मिलना है, उनको एक्टिविटीज़ किस तरह करनी है, किस तरह से उन्हें सब स्टूडेंट्स को साथ लेके चलना है, कमज़ोर और जो स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स हैं उनका ग्रुप किस तरह से बनाना है, सारों को यानी स्ट्रॉन्ग नहीं बनाना, ग्रुप का लादा नहीं बना, सारों को वीक नहीं बना, सबको जो है बैलेंस किस तरह काम करना है, तो इसके लिए उनको जो है ट्रेन किया जाता है। उसके बाद है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी यानी ICT जो है इसके ऊपर जो आजकल बड़ा यानी कि विजुअल यानी कि क्या किसे कहते हैं कि वर्चुअल एजुकेशन जो है ये इसकी यानी E-लर्निंग के बारे में बताया जाए। फिर है जी इंडिविजुअल एंड ग्रुप प्रेजेंटेशन, इंडिविजुअल और ग्रुप प्रेजेंटेशन के किस तरह से देनी इसके बारे में बताया जाता है। फिर है स्टडी टूर कराया जाता है जैसे मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ में, गांव में, देहातों में यानी कि या सकाफती जगहों पे टूर कराया जाता है जिससे स्टूडेंट है उसकी एजुकेशन और जो ट्रेनिंग जो है वो बढ़ती है। उसके बाद और उसको
आने वाले दौर में जो अपना मकसद या मुस्तकबिल या अपनी जो फ्यूचर में जो बनना चाहता है उसके लिए इंकरेजमेंट मिलती है। आगे हम चलते हैं। लेकिन वो है जी कल्चर इवनिंग्स। अब ये क्या होता है, कल्चरल इवनिंग्स में जो है ये कल्चर के बारे में बताया जाता है, कैसे पंजाबी कल्चर क्या है, सिंधियों का कल्चर क्या है, इंटीरियर सिंध में क्या है, इंटीरियर पंजाब में क्या है, बलूचिस्तान की कल्चर क्या है, उधर के इंटीरियर क्या है, तो खैबर पख्तूनख्वा का क्या है, उधर का इंटीरियर क्या है, तो ये सारा इसमें जो है बताया जाए, बयान किया जाता है। आगे हम चलते हैं जी सिंडिकेट वर्क यानी कि बुक रिव्यू, यानी कि फिर बुक जो है रिव्यू करने के लिए जो ये बताया जाता है कि जी कि किस तरह से इसको कमज़ोरी, अगर जो किताबें जो पुरानी किताबें जो है इनमें कमज़ोरियाँ इनको जो है मॉडिफाई करने के लिए जो है उन बुक्स को रिव्यू किया जाता है ताकि हम आने वाले स्टूडेंट को जदीद नॉलेज से आशनाई दे सकें। आगे है रिपोर्ट राइटिंग करवाई जाती है कि कि जिससे जो है स्टूडेंट जो होता है वो उनकी जो स्किल्स होती है राइटिंग करने की वो बढ़ती है। आगे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट इस डायग्राम की तरफ। ये डायग्राम आप देख रहे हैं जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है DPISE पंजाब। अब ये नीचे आ रहा है ASR और ये आप देख रहे हैं असिस्टेंट डायरेक्टर आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं सुपरवाइज़र आ रहे हैं, स्टाफ नीचे आ रहे हैं, इसी तरह जो है डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन आ रहा है, फिर एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टर आ रहे हैं, फिर डायरेक्टर R&D आ रहा है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। तो ये सारे जो है ये इसमें आप जैसे देख रहे हैं ये सारे के सारा पूरे का पूरा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है और ये सारे कायम जिस तरह से और ये जिस तरह काम करते हैं आपके सामने। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये है जी एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट पब्लिक स्कूल। अब ये क्या होता है, इन डिफरेंट डेवलपिंग कंट्रीज सच एज पाकिस्तान देयर इज एन extraordinary need to enhance the educational framework for development and advancement। यानी कि जो डेवलपिंग कंट्री जैसे कि पाकिस्तान है, इधर जो इन्हेंस किया जाता है डेवलपमेंट और एडवांसमेंट का लिए एक फ्रेमवर्क बनाया जाता है एजुकेशन के अंदर। देयर आर मैनी इशूज़ विच आर कन्फर्न्ड बाय द स्टूडेंट्स स्टडिंग इन गवर्नमेंट स्कूल्स। लेट हैव अ लॉट लुक ऑन द इश्यूज फेस बाय पब्लिक स्कूल स्टूडेंट्स। अब हम कुछ इश्यूज़ को देखने जा रहे हैं गवर्नमेंट में जो होते हैं और जो पब्लिक स्कूल्स में होते हैं। आए नीचे देखते हैं कि क्या है। पहले क्या है, इशू रिगार्डिंग एथिक्स। एथिक्स जो है वो कायम है या नहीं है, या वो एथिक्स जो है उन्हें डिसोन किया जा रहा है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट में, वो है डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन। डिस्क्रिमिनेशन देखा जाता है कि गवर्नमेंट की ओर है, प्राइवेट की ओर है, उनके दरमियान क्या यानी कि एक दो रवैया जो है सड़क पे जो है वो बनाई कायम की गई हुई है और इसकी इनजस्टिस और इनइक्वालिटी जो है उसको हमने फिर है अनअवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स जो होती हैं वो नहीं दी जाती, बुक्स जो होती है वो छपती नहीं है, कोई ना कोई बहाना किया जाता है और ये बड़ी गलत है पाकिस्तान में इनअवेलेबिलिटी। फिर है सिक्योरिटी इश्यूज़ ये हैं जैसे कि कोई भी आपके बच्चे है उसको नहीं पता, उसको टीचर मार दे तो वो बच्चा बता नहीं सकता। एक इंटरनली टीचर से भी खतरा, फिर वहाँ बच्चे से सिक्योरिटी का इशू है कि बच्चे को मार दे, बच्चा बड़ा अमीर का बच्चा हो गरीब का बच्चा हो तो वो आपस में डर और खौफ पैदा होता है। और इसी तरह जो इसका थेफ्ट हो जाए तो वो चुप रहता है। तो बहुत सारी इसमें जो है लंच खा ले कुछ भी है या खेलते हुए लड़ाई हो जाए कुछ भी, तो बहुत सारी जो है इनसिक्योरिटीज़ के जो है ना इशूज़ होते हैं। उसके बाद टीचर्स आर नॉट एज मच कोऑपरेटिव। टीचर जो होते हैं वो जो है कोऑपरेट नहीं होते, वो जो है बदनीयत बद दिमाग होते हैं, वो अपना टाइम गुजारते गधा समझते हैं बच्चों को, स्टूडेंट्स को, और वो बस उन्हें हाँकते रहते हैं, मारते रहते हैं और बस उन पे वाई स्ट्रेटजी अप्लाई करते रहते हैं ये। और तो इससे जो है बड़ा नुकसान हो जाता है। तो इसको हमने जज करना है, तो ऐसे हमने करना है जैसे वो निकला है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। ये है जी कैंपस लेस स्कूल्स। कैंपस के जो है लेस स्कूल्स होते हैं, फिर है नॉट रीजनेबल इंस्ट्रक्शंस, फिर है लिमिटेड सिलेबस, बहुत कम सिलेबस होते हैं, फिर है फेवरेटिज्म इन पेपर चेकिंग। फेवरेटिज्म होती है लड़कियों को ज़्यादा नंबर मिलते हैं, लड़कों को कम मिलते हैं, या लड़कों जो लाइक होने ज़्यादा दिया जाए, कमज़ोर है उन्हें और कमज़ोर किया जाता है, वही वाला हिसाब है। कमज़ोर हो रहा है, ताकतवर हो रहा है, वही हिसाब जो है हमें यहाँ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में भी मिलता है, टीचर ऐसे ही करते हैं। फिर है इन्विजिलेटर्स आर नॉट फेयर वाइल चेकिंग। इन्विजिलेटर जो होते हैं वो फेयर नहीं होते, जैसे मैं आपको ऊपर बताया वाइल चेकिंग पेपर्स। फिर है इम्प्रॉपर यूनिफॉर्म जो होता है ये भी जो है बच्चों को जो इस पर मारा जाता है कि प्रॉपर यूनिफॉर्म में क्यों नहीं है। अगर वो गरीब है तब भी उसे छोड़ा नहीं जाता, सिर्फ खरीदो, अगर पैसे नहीं तब भी खरीदो, और माँ बाप पे जो है और बोझ चलता है इससे। आगे लैक ऑफ टेक्नोलॉजी टूल्स।
लैक ऑफ टेक्नोलॉजी टूल्स, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी टूल्स में क्या होता है, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी टूल्स, इसमें क्या होता है, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी टूल्स में ये होता है कि जो लैकिंग होती है वो बच्चों की जो है देखी जाती है कि उन्होंने कहाँ लैक की है, उन्हें किस तरह से लैक की है, इसको जो है वो देखा जाता है। इसके लिए जो है यानी कि जैसे कि अभी कोरोना में जो था, अभी जो था वो ऑनलाइन जो है वो शिफ्ट हो गया, यानी कि लोग जो थे वो व्हाट्सएप पे, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे लगे हुए होते थे, और जो थे वो टीचर्स की जो रिकॉर्डेड वीडियोस थी, जो उनकी लाइव वीडियोस आ रही होती थी, लेक्चर आए उसे बच्चे देख रहे थे, उसके लिए प्रॉपर मोनिटराइजन ही नहीं था, तो उसके स्टूडेंट जो थे वो और टीचर जो थे उनके मैंने गैप पैदा हो गया, और जो स्टूडेंट थे वो जो है वो जो है उनकी जो एजुकेशन करने की या तालीम लेने की सलाहियत थी वो ख़त्म हो गई, वो महदूद हो गई। ये बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है कोरोना वायरस में, आउटब्रेक में जो है। तो ये भी इसलिए, और ये किस वजह से, लैक ऑफ टेक्निकल टूल्स की वजह से है, जो कि टीचर ट्रेन ही नहीं थे कोरोना के बारे में कि इसमें जो है कैसे जो है ऑनलाइन ई लर्निंग क्लासेस कैसे। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, ये नॉट डिसेंटली प्रिपेयर्ड ऑर्गेनाइजेशन, डिसेंटली प्रिपेयर ही नहीं किया जाता ऑर्गेनाइजेशन को कि वो जो है यानी गम और गुस्सा, लड़ाई झगड़े, बीवी से लड़के आ रहे हैं या घर से लड़ाई करके आ रहे हैं, तो टीचर जो है बड़ी गुस्से तरीके से जो है वो बच्चों को पढ़ाता है, ना कोई मोहब्बत है, ना कोई शफ़क़त है, ना कोई काइंडनेस, ना कोई लव उसके ऊपर से गुजरता है। तो इससे बहुत स्टूडेंट जो है उसकी जो एजुकेशन की जो स्किल है वो कम हो जाती है, वो सीखता नहीं है, वो डर की वजह से जो होता है ना, एजुकेशन जो है जो तालीमी जो एक हासिल करने की जो ताकत है वो ख़त्म हो जाती है, वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो इससे टीचर को चाहिए कि वो अपने आप को काइंड रखे जब वो क्लास में पढ़ाए, अपने दर्द और गम को जो क्लास से बाहर दफन करके है। तो आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, ये हायर इनलाइटमेंट इन क्लासेस, हायर इनलाइटमेंट जो है वो क्लासेस में जो है वो होना चाहिए। इसी वजह से जो स्टूडेंट जो होते हैं वो इनकरेज होते हैं, मोटिवेट होते हैं और वो पढ़ सकते हैं। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, ये है देयर इज़ नो सिस्टम ऑफ कंडक्टिंग IQ टेस्ट इन पब्लिक एकेडमिक सिस्टम। IQ टेस्ट करने का कोई तरीका ही नहीं यहाँ पे जज किया जाता, सिर्फ रट्टाइज़म है। इसकी वजह से बहुत बड़ी बर्बादी हमारी होती है। जो आप देख रहे हैं ये जैसे MCAT के टेस्ट हैं, जितने भी मेडिकल है और ये इंजीनियरिंग के टेस्ट हैं, बच्चे इसीलिए फेलर है चूँकि उन्हें सिर्फ रट्टाइज़म पे लगाया जाता है और उन्हें एक स्पेसिफिक पढ़ाया जाता है, इसलिए जब उनके एंट्री टेस्ट होते हैं उनमें फेल हो जाते हैं, कुछ ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सकते। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, ये लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेस पिक एंड ड्रॉप इशूज़। पिक एंड ड्रॉप इशूज़ जो होते हैं इसमें जो है लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है इसमें जो है उसमें घूम के रह जाते हैं। फिर है कंजर्वेटिव रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट, कंजर्वेटिव जो है रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट होती है। फिर है लैक ऑफ एसोसिएशन बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर एज वेल एज नो टीम वर्क। इसमें जो है कि कोई टीम वर्क नज़र नहीं आते स्टूडेंट और टीचर्स के दरमियान। बस ये क्या है कि क्योंकि लैक ऑफ एसोसिएशन, जब टीचर स्टूडेंट्स का कोऑर्डिनेशन ही नहीं है तो उसकी तो रिजल्ट ही कोई अच्छा नहीं आएगा। फिर है फेवरेमेटिक इशू। फेवरेमेटिक इशू है कि बच्चे के लड़कियों को ज़्यादा नंबर, लड़कों को कम, या तो वही वाली चीज़ इधर। फिर उसके बाद है देयर आर लिटरेट्स लेबर्स इन पब्लिक एकेडमिक सिस्टम्स। अब इसमें कि ये इसके बारे में यही वाली चीज़ है, पब्लिक एकेडमिक के सिस्टम के हिसाब से होता है। फिर क्या होता है, टीचर्स फेवर्स इन ऑर्डर, टीचर्स फोकस इन मोर ऑन बुकिश नॉलेज दैट इन नॉट इन गुड साइन फॉर स्टूडेंट्स। जो बुकिश नॉलेज है टीचर उसी में महदूद रहते हैं, उनको जदीद और नए नॉलेज के बारे में कोई वो नहीं सोचते, वो बस ऐसे ही पढ़ा के चले जाते हैं। इसके ऐसे भी बड़ा नुकसान टीचरों का है। फिर है हाइजेनिक प्रॉब्लम। हाइजेनिक जो टीचर जो है वो हाइपर होते हैं, हाइजेनिक बदतमीजी करते हैं, पढ़ाते नहीं, कम पढ़ाते हैं, जो पढ़ाते हैं वो बच्चों को समझ नहीं आती, इसके से बड़ा नुकसान होता है स्टूडेंट्स का। आगे है इम्प्रॉपर यूजेज ऑफ पॉसिबिलिटी। इम्प्रॉपर जो यूजेज होता है, क्योंकि जो एजुकेशन में जो होता है स्कूलों में, जैसे आप जानते हैं कि हर टीचर को जो होता है वो एक ही टीचर जो है सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा होता है, मुख्तलिफ पढ़ा रहा होता है, तो उसे उसके बारे में पता होता नहीं है और इसीलिए वो चूँकि उनके पास टीचर होते नहीं है। बट तो इम्प्रॉपर जो होता है वो यूजेज जो होता है
वो जो है दे रहा होता है, उससे बड़ा नुकसान होता है स्टूडेंट्स का आने वाला, चूँकि वो टीचर जो सब्जेक्ट के बारे में जानता है लेकिन उसे पढ़ाने के लिए जो इन्फोर्स किया गया है और उससे बड़ी मुसीबत हो जाती है। ये बड़ी अजीबोगरीब सी एक नोयत है जिसे बदलने की जरूरत। फिर है मिसमैनेजमेंट इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम। इसी की वजह से जो मिसमैनेजमेंट होती है, कभी टीचर अवेलेबल है जो सारी सब्जेक्ट में, कभी टीचर अवेलेबल नहीं है, उसके से कभी टीचर आता है कभी नहीं आता, उसके से जो बच्चे हैं वो क्लास में बैठे रहते हैं टीचर का इंतजार की, जब वो टीचर नहीं आता तो मिसमैनेजमेंट उससे जो होती है, बच्चों को नहीं पता कि पेपर क्या आने, बच्चे जो होते हैं वो एक गलत डायरेक्शन की तरफ चले जाते हैं और इससे कौम का नुकसान होता है और सोसाइटी भी बर्बाद होती है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। ये हम देख रहे हैं एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसमें क्या लिखा है, मिस्टर राना महमूद अहमद खान मिनिस्ट्री फॉर एजुकेशन, ये मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन का एक बंदा बनाया हुआ है। उससे नीचे देखें मिस्टर अब्दुल्ला जब्बार शाहीन, ये है सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। फिर है नीचे मिस्टर इमरान सिकंदर बलोच स्पेशल सेक्रेटरी स्कूल ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट। ये जो है ये तीनों जो है ये एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक है। पहले मिनिस्टर है, फिर सेक्रेटरी स्कूल है का बंदा है, फिर स्पेशल जो है सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का बंदा है। ये टीम जो है इसके नीचे फिर जो है पूरा जो है ऑर्गेनाइजेशन कायम हो रहा है। पहले पे आ रहा है राइट पे आप देखें तो आ रहा है सफ़ीना सदीक अदील, उसके नीचे पूरा आ रहा है एक सिस्टम आ रहा है DRSOIN SO नीचे के ऑडिट वाले सारे हैं। फिर उसके बाद आप देखें राना हसन अठर, ये आ रहा है जी सेक्रेटरी जनरल आ रहा है। इसके नीचे ये आ रही हैं, आप देखते जा रहे हैं हायरार्की जैसे नीचे आती जा रही। फिर आ रही है फरहत अली सुप्रा, ये भी सेक्रेटरी की बंदी है, ये नीचे इसके नीचे सारी चीज़ें आते जा रहे हैं। फिर है मोहम्मद अथर अदील और सेक्रेटरी स्कूल का इसके नीचे जो है ये डिप्टी सारे जो स्कूल और स्टाफ के नीचे। और फिर आखिरी है अब्दुल्ला रेहान शाह, ये भी सेक्रेटरी का बंदा है सीनियर स्कूल का डिपार्टमेंट का। तो इसके नीचे ये सारे नीचे आ रहे हैं। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये है सिंस पब्लिक स्कूल गिव एडमिनिस्ट्रेशन टू एवरीवन, यानी कि सिंस पब्लिक स्कूल गिव एडमिशन टू एवरीवन by law government funds must be interest all kind incorporate students with expectational needs, यानी कि जो पब्लिक स्कूल होते हैं ये सबको एडमिशन दे देते हैं विदाउट एक्सपेक्टेशन की नीड से गवर्नमेंट के फंड्स के ऊपर रख के, जिसमें ऑल काइंड ऑफ इनकॉर्पोरेशन और स्टूडेंट्स जो होते हैं इसके से जो जिनकी ज़रूरत होती है। इन पब्लिक स्कूल्स द किड्स एट मोस्ट दैट फंड्स शुड जनरली रिफ्लेक्ट द ग्रुप, जो फंड्स होते हैं वो नज़र भी आने चाहिए ग्रुप के ऊपर जो दिए जाए ऊपर से। फिर है द मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पब्लिक स्कूल कोऑपरेट ऑफ प्रिंसिपल हेड मास्टर टीचर इंस्ट्रक्टर एंड अदर स्टाफ इज अंडर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ गवर्नमेंट सिंस गवर्नमेंट पे देम सैलरी एंड अदर फ्रिंग्स बेनिफिट्स दे ऑन द अदर हैंड show least interest in education structure of educating students. There should be check and balance on teachers and other administration in public sector school either, यानी कि जो स्कूल की मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन है वो जो है पब्लिक को जो है वो प्रिंसिपल हेड और टीचर जो है ये मिलके जो है और अपने स्टाफ के साथ मिलके जो है वो जो है ये मिलके, जो कि ये गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं मिलके जो है काम, जो कि इनको गवर्नमेंट एक सैलरी देती है और इन्हें फंड्स भी देती है और इन्हें काम देती है कि ये इंटरेस्ट से काम करें, लेकिन ये क्या होता है ये लीस्ट इंटरेस्ट लेते हैं अपने काम में, जो कि इन्हें नहीं करना चाहिए। और इसके लिए चेक एंड बैलेंस जो टीचर्स को ये चेक नहीं करते, क्योंकि हर बंदा जो है टीचर की अपनी सैलरी है, स्टूडेंट जो है इसको पता है कि ये एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है और इसकी वजह से जो होता है जब कोई किसी को निकाल नहीं सकता तो इसकी वजह से जो है ये एक बड़ी कमज़ोरी जो होती है ये कायम होती है। इसकी वजह से जो है स्टूडेंट इफेक्ट होता है किसी भी मुल्क का इन पब्लिक सेक्टर्स में स्कूल के। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। ये अब एक और हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, हम देख रहे हैं प्रोग्राम डायरेक्टर है 20वें ग्रेड का है, उसके बाद इसके नीचे एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम है डायरेक्टर ये 19 से 20वें ग्रेड के। उसके नीचे हम 4 चीज़ें देख रहे हैं। पहले अगर हम लेफ़्ट साइड पे देखें तो मैनेजमेंट आ रही है, फिर हम देखें एकेडमिक आ रहा है, फिर देखें फील्ड आ रहा है, फिर क्या आ रहा है रिसर्च आ रही है। इन चारों के नीचे आप देखें कि ये एक हायरार्की बनी हुई है। तो ये आप देखें। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे।
ये है जी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ प्राइवेट स्कूल। ये क्या है? एजुकेशन इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस एंड इट इज़ ऑब्टेन बाय डिफरेंट स्कॉलर डिफरेंट सोर्सेज। एजुकेशन जो है ये एक लाइफ लॉन्ग ज़िंदगी भर का प्रोसेस है चलने का, और इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं ये डिफरेंटली जो सोर्सेज हैं इनसे जो है ये लिए जाते हैं, जिसमें द फॉर्मल एजुकेशन प्रोसेस इज़ गोइंग ऑन एंड ऑन थ्रू आउट द वर्ल्ड where two types of education institutions, example public school and private school। जो नंबर वन में आपको बताऊँ पब्लिक स्कूल क्या होता है। द प्राइवेट स्कूल में 34% ऑफ द टोटल इनरोलमेंट स्टूडेंट्स आर इन प्राइवेट स्कूल्स। Public sectors have homogeneous and traditional type of academic structure, whereas private sector has various innovative and different type of administrative structure। यानी कि 34% जो होते हैं इसकी इनरोलमेंट है प्राइवेट स्कूल की, और जो इसका और ये क्या कहते हैं कि बनस्बत पब्लिक स्कूल जो होते हैं इसमें जो है बाकी के बाकी स्टूडेंट्स जो बच्चे हैं पढ़ते हैं, और ये होमोजीनियस यानी पुराने तरीके से और ट्रेडिशनल तरीके टाइप की जो एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर है इधर कायम है, जबकि जो कि प्राइवेट स्कूल है इधर जो होती है इनोवेटिव और डिफरेंट टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर जो होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर का फ़र्क जो होता है ये हमें नज़र आता है एक प्राइवेट स्कूल में बनस्बत पब्लिक स्कूल की निस्बत अगर हम कंपेयर करें तो। और इसके हम जाते हैं सेकेंड वन भी है द पब्लिक स्कूल। द पब्लिक स्कूल में क्या होता है? इन पाकिस्तान देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पैरेलल स्ट्रीम्स इन स्कूल एजुकेशन दैट हैव created imbalance and unequal opportunities for students belonging to different strata of society. The school education is generally divided into public sector school, private school and madrasas। यानी कि जो पब्लिक स्कूल हैं ये डिफरेंट पैरेलल होते हैं गवर्नमेंट स्कूल के हिसाब से, लेकिन इनमें क्या प्रॉब्लम होती है कि इनमें इम्बैलेंस जो है, जैसे मैंने आपको बताया प्राइवेट स्कूल में जो रहते हैं वो इनोवेशन और बैलेंस जो होता है एक हट के चीज़ होती है, लेकिन इधर जो होती है इधर जो होती है खुद मुख्तियारी हर एक को जो टीवी है और जो उनकी जॉब ना छूटने वाली चीज़, इससे एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है। और इसमें क्या होता है कि कोई बड़ा छोटे को जो है वो निकाल नहीं सकता। इस चीज़ के ऐसे क्या होता है, यही चीज़ के ऐसे नुकसान होता है। और ये किस में देखा जाता है, कोई लीडरशिप यानी कि नहीं होती। यानी कि इससे क्या होता है आपका जो प्राइवेट जो पब्लिक स्कूल जो है जैसे प्राइवेट स्कूल जो है और मदरसा जो होते हैं वो इससे तीनों जो हैं इस इम्बैलेंस की वजह से ये इफेक्ट हो रही है, चूँकि तीनों जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग होते हैं। तीनों की जो है मोबिलिटी में नज़र तीनों जो है वो अलग अलग किस्म के सेक्टर, अगर ये सब एक जैसे सिस्टम को फॉलो करें तो जो है इनमें यकता काम हो सकता है और इससे सक्सेस भी मिल सकती है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये है जी देयर आर मैनी फैक्टर्स बिहाइंड दिस सोशल फिनोमिना विच नीड टू बी डिस्कस इन द फॉलोइंग लाइन्स। अब बहुत सारा फिनोमिना जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो फैक्टर्स जो इनके पीछे जो रुएदाद है जिसकी वजह से जो है ये हम डिस्कस करने जाए, जिसकी वजह से सोसाइटी जो है वो पीछे रह गई है। पहली क्या प्रॉब्लम है वो है नंबर वन, फर्स्ट द एडमिनिस्ट्रेशन इज़ ईजिली एक्सेसिबल एंड पेरेंट्स हैव लैक ऑफ टाइम वांट टू मीट देम एज पर देयर कन्वीनियंट, देयरफॉर दे गिव प्रेफरेंस टू प्राइवेट स्कूल प्राइवेट सेक्टर स्कूल। यानी कि जो बच्चे हैं जो टीचर्स हैं जो पेरेंट्स हैं, पहली तो चीज़ ये है कि वो टीचर्स उनके पास टाइम नहीं है बच्चों, क्योंकि घर में क्या होता है माँ बाप जो हैं बच्चों से जो है वो दूर ही है, उनकी दरमियान गैप है, तो उनकी कभी बातचीत नहीं होती और वो सारा रिलाई करते हैं प्राइवेट स्कूल्स पे। इसीलिए उन्हें प्राइवेट स्कूल में महंगे पैसे दे के जो है पढ़ाते नहीं है, ना कि उन्हें पब्लिक स्कूल में भेजते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है इसमें प्रॉब्लम ये होती है जो इसी वजह से जो ये प्रेफर करते हैं और इसकी वजह से जो होता है ये लैकिंग जो होती है ये पैदा होती है। आगे हम चलते हैं सेकेंड पॉइंट पे, ये है द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन imparted by these school depends on their administrative skills and utilization of manpower in such a way that produce result by using minimum resource। अब क्या होता है जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो होती है ये कहते हैं कि कम एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स और कम यूटिलाइजेशन कम मैन पावर में काम हो जाए और ज़्यादा नटाइज निकल आए, तो ऐसा तो होता नहीं मिनिमम रिसोर्स में। तो ये भी एक जो है कि ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन है, ये भी जो है बदलने की ज़रूरत है कि अगर हमने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बेहतर करना है। आगे हम चलते हैं थर्ड पॉइंट पे, ये है देयर इज़ हार्डली एनी सिंपलर स्ट्रक्चर इन दीज प्राइवेट स्कूल्स दैट मेक देम डिसगस्टिंग एंड सेपरेट फ्रॉम अदर्स।
शायद कोई जो है ये आपको अच्छी चीज़ स्ट्रक्चर में नज़र आए, जैसे एनी सिमिलर स्ट्रक्चर नज़र आए जो प्राइवेट स्कूल का, जो कि डिस्टिंग्विश करता हो इन सेपरेट फॉर्म ऑफ द स्ट्रक्चर, क्योंकि जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं इनका एक ही काम होता है, तकरीबन एक जैसा होता है, इस वजह से जो होता है आपको ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आता इनके, और इसीलिए आपको अदर जो एक स्कूल है वो दूसरे सेपरेट नज़र आते हैं। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट 4th पॉइंट पे, ये है द करिकुलम दैट these schools have select is by choice, not by compulsory, that brings quality and variety to teachers for effective teaching। अच्छा, अब ये गवर्नमेंट प्राइवेट जो स्कूल होते हैं ये क्या करते हैं, ये अपनी मर्ज़ी का करिकुलम लगाते हैं। गवर्नमेंट तो इन पे होती नहीं है, इन पे इन्फोर्स नहीं कर सकती अपनी मर्ज़ी का करिकुलम, तो वो क्या करते हैं, वो अपनी मर्ज़ी की क्वालिटी करते हैं, अपनी मर्ज़ी की चॉइस से पढ़ाते हैं, अपनी मर्ज़ी की वेरियस टीचर से बच्चों को पढ़ाने से शुरू करते हैं, और जिससे जो है इफेक्टिव टीचिंग जो है वो हमें मिलती है। ये भी एक जो कि जिससे जो है एक पब्लिक और प्राइवेट स्कूल के करिकुलम का फ़र्क आ जाए, उससे भी डबल स्टैंडर्ड जो है कायम हो जाए। जैसे O लेवल, A लेवल और मैट्रिक और FSC की आप कहानी समझ सकते हैं, इन दोनों के ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक जदीद है और एक जो है कदीम है। आज भी बुक्स पुरानी पढ़ाई जाती है और वहाँ आज भी जदीद पढ़ाई जा सकती है, तो ये एक सिस्टम आप फ़र्क देख सकते हैं जो आपको नंबर 4 में बताया गया है। नंबर 5 में हम चलते हैं, द कंपटीशन अमंग स्टूडेंट्स ऑफ डीज अटेंडेंस, क्लीनलीनेस, behaviors, disciplines and correspondence and homework bring a positive change in students, which can apparently be observed by parents and teachers। अब ये जो प्राइवेट स्कूल होते हैं ये क्या वहाँ पे करते हैं, इधर अटेंडेंस बहुत अच्छी होती है, इधर क्लीनलीनेस इनके स्कूल साफ़ सुथरा होता है, और बिहेवियर जो होता है टीचर जो स्टूडेंट के बिहेवियर होता है लड़ाई झगड़ाई वाला नहीं, और वो बदतमीज़ी वाला टीचर नहीं होता है, काइंड और एक अच्छा आता है, और एक डिसिप्लिन के साथ होता है, और एक कोऑर्डिनेशन होती है पूरी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की, टीचर्स की और स्टूडेंट के दरमियान, और होमवर्क भी दिया जाता है, और वो होमवर्क बच्चे करते हैं, और उसमें एक पॉजिटिव चेंज होती है। वो चूँकि एक होमवर्क नोटबुक होती है, इस पर रोज़ का होमवर्क वो देते हैं और अगले दिन टीचर चेक भी करता है। ये चेक एंड बैलेंस से क्या होता है, जो पेरेंट्स होते हैं घर में और जो टीचर जो होते हैं ये ऑब्जर्व क्या करते हैं, चेंज पॉजिटिव करते हैं, तो ये भी एक बड़ी अच्छी चीज़ है जो आपको 5 पॉइंट। और नंबर 6 में हम जाते हैं, लास्ट पॉइंट में हमारे, ये क्या है, द कोरिडल एटीट्यूड ऑफ द टीचर्स इन प्राइवेट सेक्टर एंड अवॉइडेंस ऑफ पनिशमेंट prevent parents to drag their children towards school. The children themselves like to go there, and there is least dropout rate in private sector because of teachers behavior, which is directly result in administration of the school। अब क्या होता है कि टीचर का जो बिहेवियर है, कोई भी टीचर जो है पकड़ के मारना शुरू कर दे, कान मरोड़ दे, कुछ भी मरोड़ दे, बच्चे ज़बान में जो है वो कोई भी खींच ले, कुछ भी कर ले, कोई भी गलत बेंड डाउन कर दे, कोई भी गलत समझ रख दे, कोई चक्कर लगा से बच्चा गिर जाता है, चक्कर आके गिर जाता है, बच्चा कमज़ोर होता है, माने वो किसी को बता नहीं सकता। टीचर का आंखों का एक डर भी होता है, खौफ, तो इससे क्या बच्चे ड्रॉप आउट हो जाए, भाग जाते हैं प्राइवेट स्कूलों से, और वो उनका क्यों होता है, बिहेवियर की वजह से। तो इसे भी क्यों डायरेक्ट कैसे से बेहतर बना सकते हैं, ये स्कूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की जो है ये उसके ऊपर आता है, और ये जो है इससे जो है तब्दीली आ सकती है। तो थैंक यू वेरी मच। हम अपने इस चैप्टर को जो है, अपने चैप्टर नंबर 2 को जो हम ख़त्म कर चुके हैं, जिसका नाम है एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर। गुड लक टू योर एग्ज़ाम, और अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आप सबका हमें नासिर हो। दोस्तों, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है सफ़ी ख़ान के नाम से, और मेरा ट्विटर हैंडल जो है इसे आप फॉलो करें जो है सफ़ी ख़ान मैजिकल के नाम से। इसके अलावा जो मेरा फेसबुक है इसमें आप मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं सफ़ी ख़ान बॉस के नाम से, और इसके अलावा जो मेरा इंस्टाग्राम का पेज है वो है सफ़ी ख़ान बॉस के नाम से, इसमें आप मेरी पिक्चर्स वगैरह को भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको मैं इस वक्त जो दिखा रहा हूँ ये यूट्यूब का मेरा पेज है, अगर आपने मुझे सब्सक्राइब करना है, और आप जब देख रहे हैं आपने मेरी पिक्चर्स, आपने मेरी वीडियोस को लाइक करना है और इसे सब्सक्राइब करना है, और प्रेस बेल आइकॉन का ज़रूर दबाना है। तो थैंक यू वेरी मच।